आगरे के आसपास एक शब्द बोला जाता है चुल्ल, तो इनको चुल्ल मची। इन्होंने कमल कांत जी से कहा, बोले यार ये मशीन है, 1 रुपये डालो, वजन तोलो, वजन तोलो। मशीन में 1 रुपया डाला, कमल कांत मशीन पर खड़े हुए, मशीन में भड़ाक से आवाज आई। मशीन की क्षमताओं को गौर से पढ़ें, कृपया 4 लोग एक साथ न चढ़ें। नहीं समझ में आया। बाबूलाल जी बोले नहीं मुझे भी तुलना है। कमलकांत बोले रुक जा, अरे रहने दे रहने दे। यार बोले नहीं मुझे भी तुलना है। इन्होंने भी कट से 1 रुपया डाल दिया उसमें, कूद के मशीन पर चढ़ गए तो मशीन में ची की आवाज आई। बोले मशीन की क्षमता पर रखिए, कृपया वजन तो रखिए। ऐसे हैं हमारे बाबूलाल डेंगिया, अद्भुत कवि हैं, जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं। आप जब इनको सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये कंकाल तंत्र में से इतने बढ़िया चुटकुले कहाँ से निकल रहे हैं। तो अद्भुत है। मैं इनके लिए 2 ही पंक्तियाँ पढ़ सकता हूँ। ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनको ईश्वर ने बड़े रच के बनाया है। बनाया क्या है कि इनको बनाने के बाद ईश्वर ने सांचा कोने में फेंक दिया। बोले अब इससे बुरा नहीं बनाया जा सकता है। बाबूलाल जी अद्भुत हैं। आप जब भी उनको मैं जब उनको सुनता हूं तो 2 ही पंक्तियां उनके लिए मेरे दिमाग में आती हैं, वही आज भी दिमाग में आई हैं। और वो पंक्तियां ये हैं कि अपनी आवाज़ से महफिल को सजा देता है तो पौआ मगर बोतल का मज़ा देता है। जोरदार तालियां बाबूलाल जी। परम आदरणीय जमी पे बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे निशाचरों, आपको मेरा प्रणाम। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ। भाई मनोज जी ने मुझे उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान जिसने मुझको उठाया उसे तू उठा। और मनोज जी ने जब नाम लिया बाबूलाल डेंगिया का लिया, किसी कवि का नाम नहीं लिया। और मनोज जी ने मेरे साथ एक भी अन्याय किया कि मारुति बहन के पीछे आइसर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। आप जब कही मेरी बात कही, वजन की बात कही, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम कवियों का आना जाना होता है। इनके घर में कितनी बड़ी औकात है, एक लाइन में बताता हूँ। अच्छी लगे समर्थन मुझे देना, वाह। और अगर पसंद नहीं आए तो भाई हमारे अग्रवाल साहब से कहना कि ये किसको लायर खड़ा कर दिया। वाह। मेरा आना जाना होता है साहब। कब सम्मेलन में मैं इटावा इनके घर पहुंच गया, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध छिड़ रहा है। क्या बात है। इनका गृह मंत्री 1 सप्ताह से इनसे बात ही नहीं करे। 1 सप्ताह से घरवारी को इनका युद्ध चल रहा, बातचीत नहीं। जैसे ही मैं पहुंचा, इन्होंने कहा तो डीगिया जी आए, मेरी इज्जत कैसे बचे, घरवारी बात नहीं करती है। लेकिन साहब ये तो कवि है, बड़ी बुद्धि से काम लिया और छोटे नरम दल के बन के घरवारी को आवाज़ दी, बोल बाबूलाल डेंगिया आए जरा पानी लाना। घरवारी गुस्सा में फटी जाए, वो बोली बोल बूढ़े क्यों घड़ा में पानी गाने नहीं आई। ये कभी ठहरे साहब, बुद्धि से काम लिया। बोल घड़ा कहाँ है, कि रसोईया में। बोल रसोईया कहाँ है, कि घर में। अरे बोल घर कहाँ है, कि गांव में। बोल गांव कहाँ है, कि पंचायत में। बोल पंचायत कहाँ है, कि तहसील में। अरे बोल तहसील कहाँ है, कि जिले में। बोल जिलों कहाँ है, कि प्रांत में। अरे बोल प्रांत कहाँ है, कि भारत में। बोल भारत कहाँ है, कि एशिया में। बोले एशिया कहाँ है, कि संसार में। बोल संसार कहाँ है, कि पानी में। बोल पानी कहाँ है, कि बूढ़ेरो घड़ा में ला दे पिवा दे। ये इनकी औकात। बहुत बढ़िया बाबू भैया, जिंदाबाद बाबू भैया, वाह। और दूसरी बात बताऊं साहब, वोज के बहुत बड़े कवि हैं ये। वाह वाह। इटावा में कब सम्मेलन था साहब, मुझको भी इन्होंने बुलाया। इन्होंने वोज की कविता पढ़ी, इनकी पड़ोसन कविता सुनने आ गई। और घर जा करके इनकी धर्मपत्नी से कहा, बोले बहन तुझे पता नहीं है मनोज जी तो वोज की बहुत अच्छी कविता पढ़ते हैं। बोले भैया मेरे तो घर में मेरे पति जी हैं, मुझे तो किसी दिन सुनाई नहीं। अरे बोल चल परसों पलाने मोहल्ले में कब सम्मेलन है। तो इनकी धर्मपत्नी को इनकी पड़ोसन लेके चल गई और श्रोतान में जाकर के बैठ गई। ये वोज के कवि साहब। इन्होंने तो कविता पढ़ना शुरू किया कि हम वोज के कवि हैं।
कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। सरोतान में तो घरबारी ठाड़ी है कि बोली वो रंगत चड्डी बुनियान बदले तू 15 दिन है गया तू का धरा का गगन। ऐसे भाई मनोज जी हैं। बहुत बढ़िया, वाह। तो मैं तो साहब शांत बैठा था, उठा लिया। ये सब जितने कवि हैं ना साहब, सच कह रहा हूँ, पढ़े लिखे विद्वान कवि हैं। उधर डॉक्टर साहब हैं, इधर ये बाबूलाल भैया सुनो, तो मैंने आपको यूं ही नहीं उठाया है। ये जो आगे वाले थे ये बार बार इशारा कर रहे थे कि इसको हिला के देख लो, है भी कि चला गया। तो देखो साहब, हिला के देखो चाहे डुला के देखो, हम मोहनजोदड़ो की खुदाई में मैं ही मिलाऊं, ऐसे कभी नहीं मिलते, मैं ही मिलाऊं। वाह। तो साहब ये जितने कवि हैं, सच बता रहा हूँ साहब, पढ़े लिखे विद्वान कवि हैं। कोई डॉक्टर है, कोई हेडमास्टर है, कोई मास्टर है। मैं मात्र 10वीं पास कवि हूँ और 10वीं में 6 बार फेल हो गया। फेल इसलिए होगा कि मेरे प्रिंसिपल साहब इतने मुझे चाहते थे कि दूसरी क्लास में मुझे चढ़ने ही नहीं दिया। अब ये जितने कवि हैं पढ़े लिखे विद्वान, पढ़ लिख के इन्हें कोई तीर तो मार ना लियो। तीर मारे हो तो बता रहे हो, कर तो कपता ही रहे ना। बाका मैं तुम्हें 10वीं फेल कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, वाह। मैं देहाती गांव का आदमी हूँ साहब। अगर कोई अफसर मेरे से निकल जाए मुँह से अल्फाज तो माफ़ कर देना साहब। माफ़ के अलावा तुम मेरा करोगे का? तो आज जब मैं सुबह मेरे घर से चला तो मेरी धर्म पत्नी ने कहा, बोल कहाँ जा रहे हो? मैंने के उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। मैंने के पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरबारी बोली शाम को इधर या तो है ही, और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहे थे हम कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब मैं हुआ बस अड्डे पे आया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब भी एक ने ये हाथ खींचा दी, एक ने ये खींचा, बुरी तरह मुझे खींचने लगे। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगो का। ड्राइवर बोले, बोल बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तू आजा स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने कहा वो ड्राइवर तेरे 64 दांत ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत में? पता बीच में तू तो बोला को तो 32 बाकी 32 थे। भाई साहब मुझे पता नहीं था मनोज जी उसी गाड़ी में बस में बैठे। मैं जैसे बस में चढ़ा, मैंने कहा मनोज जी विकलांग बैठ जाने। बोल पीछे जा। भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, कब से मुझे देख रहा। बोले बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बैठा। 5 किलोमीटर बस चली, रुकी। कारो पेंट, कारी बुरसट, कारे चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी जैसी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। मनोज जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं हटता हूँ, यहाँ बैठ जाओ। बोल नहीं नहीं यहाँ बिराजो यहाँ ही। लेकिन साहब सच बताऊँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठी। किस्मत की बात है मनोज जी, किस्मत की मेरे पास आके बैठी। मुसाफिर बस अड्डे पाया। भाई साहब एक भिखारी आया, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपया दे दो। अरे मैं क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर लेना तो मेरे से 5 रुपये मानता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हुए हम बाप है ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने कहा ठीक है भाई मेरी हैसियत ऐसी है। मैंने तुरंत मनोज जी की तरफ हाथ कर दिया, मैं भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने मनोज जी को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैं बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी तो लग रहा है हमको, कहा देखो। बहुत अच्छे, वाह। भाई साहब जब भरतपुर बस अड्डे पे आया तो एक बच्चा दौड़ता आया और मेरे से बोला अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज़ लगा रही हैं। भाई साहब पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच 2 औरतें दौड़ी दौड़ी आई और मेरे पास आके खड़ी हो गई। मेरे तो बोली बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा। अब सोचो साहब मेरे 70 वर्ष के को फोटो को ले जा क्या करेंगे? अरे मैंने कहा तुम मेरे 70 वर्ष के फोटो को ले जाके क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, तेरा फोटो दिखाएंगे। बेटा रो मतो नहीं हुआ। और भाई साहब जब ठीक आपके अथनेरे में आया तो मुझे किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। डॉक्टर साहब बोले बुड्ढे कहाँ के हो? मैंने कि राजस्थान का हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैंने कि अग्रवाल समाज में कब सम्मेलन हो रहा है उसमें बुलाया हूँ। बोला आप कभी हो? मैंने कहा जी हाँ। बोला आप काहे के कभी हो? आप तो बीमार हैं।
मैं डॉक्टर साहब मैं तो बीमार नहीं हूँ। अरे बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरे विश्वास कर, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या कराऊँ? आप कह रहे हो खून चेक करा लो, जो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या कराऊँ? बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था और इंटर किया तो मध्यम रह गया। और मैं डॉक्टर साहब ज़्यादा नाते घर बारी आई है, बाद नाते लोई लो चल रहा है। बहुत बढ़िया। फिर भी साहब डॉक्टर साहब ने सिरंज उठाई, मेरे लगाई। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना। मैं डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोल खून की बूंद ही ना मिली। मैंने उस सिरंज को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटने तुरंत खून निकाल लेते। माफ़ करना साहब, आप कोई डॉक्टर हो, पढ़ा लिखा समाज है। मैं बात यहाँ के डॉक्टरों की नहीं, राजस्थान के डॉक्टरों की पढ़ रहा हूँ। अब ये बात अलग है मेरी कि मैं राजस्थान में कब तक पढ़ता हूँ तो उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों का नाम लेता हूँ। तो मैं एक कविता उन डॉक्टरों की पढ़ता हूँ कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी। हाँ हाँ हाँ। एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह? बहुत बढ़िया।